बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनिशियल मेजरमेंट। हाँ जी, इनिशियल मेजरमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था कि जब भी आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करोगे तो किसी भी एसेट को एक्वायर करने के आपके पास ये 5 डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप उस एसेट को सेपरेटली परचेज करोगे, खरीदोगे, मतलब कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है, हमने परचेज किया है, या फिर वो एक्सचेंज ऑफ एसेट का केस होगा, या वो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली होगी कोई भी इंटेंजिबल एसेट, या फिर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्वायर किया होगा, या इंटरनली जनरेटेड होगा। सो परचेज्ड सेपरेटली को हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई इशू है तो बताओ कि अगर हमने कोई एक एसेट खरीदा है तो हम उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे और कौन सी चीजें उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होंगी। यहां तक क्लियर है? चले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज। कोई भी इंटेंजिबल एसेट है वो एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एसेट है। ये सेम IE16 का टॉपिक है जो हमने वहां पे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की थी। यहाँ पे मैं दोबारा से उसको डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। सो एक्सचेंज ऑफ एसेट में आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ both assets are available। अब ये बोथ एसेट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक है ओल्ड एसेट जिसको आप लोग एसेट गिवन अप भी कहते हो। पुराना एसेट है, इसको हम एसेट गिवन अप भी कह रहे होते हैं कि जो हम एसेट दे रहे हैं उसके बदले। अच्छा, जो हम एसेट दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो भी इंटेंजिबल ही हो सकता है हम एक इंटेंजिबल एसेट दे के दूसरा इंटेंजिबल एसेट ले रहे हो सकता है हम कोई और टेंजिबल एसेट दे रहे हो और उसके बदले एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हो। तो कोई भी एसेट हो सकता है जिसको आप एक्सचेंज में दे सकते हो। सो ओल्ड एसेट है वो आप दे रहे हो। ये जो ओल्ड एसेट है, जाहिर बात है उसको आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा। उसको जब आपने रिकॉर्ड किया होगा तो यहाँ पे आपके पास उसकी कॉस्ट अवेलेबल होगी, आपके पास उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो अवेलेबल होगी, या इन शॉर्ट आपके पास उसकी कैरिंग वैल्यू अवेलेबल होगी। सो एक है उसकी कैरिंग वैल्यू कि जिस दिन हमने एक्सचेंज किया था उस दिन मेरी बुक्स में उसकी क्या वैल्यू अपीयर हो रही थी, और एक है उसकी द फेयर वैल्यू। यहां पे फेयर वैल्यू से मुराद मार्केट वैल्यू है कि मार्केट में वो एसेट कितने का बिक रहा था, जो भी एसेट मैंने एक्वायर किया। मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेता हूं कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख, जिसमें से 40,000 रुपए क्या है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरी बुक्स में वो कितने का लिखा हुआ आ रहा था? मेरी बुक्स में वो 60,000 का लिखा हुआ आ रहा था। दैट वाज द कैरिंग वैल्यू। और उसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आप बताएं क्या रखूं फेयर वैल्यू? 80,000 रख देता हूं कि जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 80,000। मेरी बुक्स में 60,000 का रिकॉर्ड किया हुआ था, मार्केट में वो 80,000 का था। अब इसके बदले हम न्यू एसेट लेकर आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसेट एक्वायर्ड। जो नया एसेट है हम वो लेकर आ रहे हैं। तो नए एसेट की हमें यहां पे क्या बताई हुई है? फेयर वैल्यू। अक्सर लिखा होता है लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू एसेट। क्या लिखा होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब है उसकी मार्केट वैल्यू ये थी, इतने का मार्केट में वो एसेट मिल रहा था, वो उसकी फेयर वैल्यू थी। कितने रखे नए एसेट की फेयर वैल्यू? लेट से हम कहते हैं जी वो 1,50,000 रुपए का। आप जब नया एसेट लेकर आओगे तो नया एसेट आपको नजर आ रहा है कि महंगा है। नया एसेट कितने का है? 150 का है। जो पुराना एसेट है मेरी बुक्स में तो वो 60,000 का लिखा हुआ है, लेकिन आज मार्केट में अभी बेचो तो कितने का बिकता है?
80 का बिकता है। तो जब नया एसेट लेकर आऊंगा तो मुझे जाहिर बात है कुछ कैश पे करना पड़ेगा साथ और पुराना एसेट देना पड़ेगा, तभी मैं नया एसेट लेकर आ सकता हूं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू तो ज्यादा है। तो मैं अपना पुराना एसेट भी दूंगा और साथ कुछ पैसे भी दूंगा, और उसमें थोड़ा सा निगोशिएट भी कर लूंगा कि यार इतने में एडजस्ट कर लो, इतने पैसे ले लो मुझसे, 1.5 लाख का तुम एसेट बता रहे हो, ये पुराना एसेट ले लो, साथ तुम 60,000 रुपया ले लो, 65,000 ले लो। जरूरी नहीं है कि मैं पूरे 70,000 उसको पे करूंगा, क्योंकि 1,50,000 का और इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, 70। तो हो सकता है मैं उसको कुछ साथ पैसे भी दे रहा हूं और मैं उसे एडजस्टमेंट करा रहा हूं। मैं उसे कहा कि यार एक काम करो, मुझसे तुम कैश कंसिडरेशन भी साथ ले लो, मुझसे थोड़ा सा कैश भी ले लो, और मैंने उसको 65,000 मैंने कहा कि मुझसे कैश ले लो। तो 65,000 में उसको क्या पे कर रहा हूं, कैश। अब 3 सिनेरियोज होंगे, ये डाटा दिया हुआ है, एक कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ, तो वेन एवर द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। तो इस केस के अंदर हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज कंसिडर्ड more reliable and cost of new asset is based on fair value of old asset। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दी होंगी तो हम किस एसेट की फेयर वैल्यू को ज्यादा रिलायबल मानेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, सॉरी गिवन अप, ये मैंने गलत लिख दिए। सो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, हमारा जो एसेट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम ज्यादा रिलायबल मानेंगे और हम सारी कैलकुलेशन उसकी बेस के ऊपर करेंगे। हम फिर नए एसेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैं किस फेयर वैल्यू को ज्यादा रिलायबल मान रहा हूं, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, कि नया एसेट जो भी था, जितने का भी था, उसको लेकर आने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ा, मुझे कुछ कंसिडरेशन इन कैश पे करनी पड़ी है, कुछ कंसिडरेशन इन काइंड पे करनी पड़ी है। तो जो कैश कंसिडरेशन जो मेरे पास यहां पे क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, कितनी थी वो, 80,000 प्लस कंसिडरेशन पेड, कितने की, 65,000। तो जो नया एसेट है इसको एक्वायर करने के लिए मैंने 80,000 वर्थ का अपना एसेट दिया और 65,000 मैंने कैश पे किया, तो 1,45,000 शैल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। सो ये जो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड दी थी मैंने इसको इग्नोर कर दिया और मैंने सारी कैलकुलेशन किस चीज के ऊपर बेस की है, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस द कंसिडरेशन पेड। हाँ, अगर मेरा एसेट पुराना जो एसेट है अगर ये बहुत ज्यादा महंगा होता और जो नया एसेट लेकर आ रहा हूं ये थोड़ा सस्ता होता तो फिर क्या होता, फिर मुझे कैश पे करने के बजाय साथ कैश वापस भी मिल रहा होता, वो ऑपोजिट हो जाता, फिर मैं कैश रिसीव कर रहा होता। सो कैश रिसीव अगर आप यहां पे करें तो माइनस करें, हो सकता है मेरा जो एसेट है, मैं कहता हूं जो मेरा पुराना एसेट है इसकी फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 2 लाख, और जो नया एसेट लेकर आ रहा हूं उसकी मार्केट वैल्यू कम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस सिचुएशन में मुझे क्या हो रहा होगा, कैश पेड की जगह क्या हो रहा होगा, रिसीव्ड, और मुझे कितना रिसीव हो रहा है, 65,000, ये मैं माइनस कर दूंगा। जब मैं माइनस करूंगा तो यहां पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या बन जाएगी, ये आएगी मेरे पास नए एसेट की कॉस्ट। तो अगर आपका पुराना, ये बहुत कम होता है नॉर्मली कि अगर आपके पास पुराना जो एसेट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है
तो आपको उल्टा कैश रिसीव हो रहा होता है। बट अगर आप एक नया एसेट लेकर आ रहे हो तो नॉर्मली वो न्यू टेक्नोलॉजी है, नया एसेट है, नया सॉफ्टवेयर है, नया लाइसेंस है, तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा महंगा होगा। उस सिचुएशन के अंदर मुझे कुछ कैश पे करना पड़ेगा, कुछ उसके बदले अपना एक एसेट एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो वो जो एसेट एक्सचेंज कराया है इसको बोलेंगे हम उसकी एक्सचेंज वैल्यू। तो ये न्यू एसेट की कॉस्ट समझ आ गई, यहां तो कोई मुश्किल? इसमें रेजिडुअल वैल्यू का तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड की बात तो कर नहीं रहे। रेजिडुअल वैल्यू भी उसकी मार्केट वैल्यू होती है, बट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो वो मुझे दिखा देना उस वक्त, वो फिर देख लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, वो डिफरेंट सिचुएशन होगी, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये तो हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ये समझ आ गया यहां तक? कोई इशू? अच्छा, इसमें एक छोटा सा इशू और है। ये तो हो गया एडिशन, कि आपने एडिशन जब रिकॉर्ड किया तो आपने इतने से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने पुराना एसेट जब एक्सचेंज किया तो पुराना एसेट का डिस्पोजल भी तो हुआ है। तो उस डिस्पोजल के ऊपर आपने गेन या लॉस भी कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पे अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट बना लेता हूं, यहां पे मैं बात कर लेता हूं डिस्पोजल जो एसेट गिवन अप है। अभी जो एसेट गिवन अप है, जाहिर बात है आपने यहां पे उसकी क्या ट्रांसफर की होगी, कॉस्ट। यहां पे आपके पास आ जाएगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इफेक्टिवली आपने क्या किया, एसेट की जो भी कैरिंग वैल्यू थी वो यहां पे आपने ट्रांसफर कर दी। ठीक हो गया? अब ये एसेट आपका कैश में तो नहीं बेचा ना? अगर तो आप कैश में बेचते तो आप कैश का अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट करते, तो यहां पे आप लिखते कैश। लेकिन हमने कैश में तो नहीं बेचा, ये तो मैंने दे दिया और नया एसेट लेकर आ गया। तो मेरा ये एसेट एक्सचेंज हुआ है, तो मुझे यहां पे क्या लिखनी है, मुझे यहां पे लिखनी है उसकी एक्सचेंज वैल्यू, जिसको आप लोग ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हो। ट्रेड इन अलाउंस से ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है, एक्सचेंज वैल्यू, कि इस एसेट को हमने किस वैल्यू पे एक्सचेंज किया। अच्छा, ये इसको एक्सचेंज को यहां पे रिकॉर्ड करने के दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। किताब ने एक लंबा वाला काम भी किया हुआ है। किताब ने लंबा वाला काम क्या किया हुआ है, यहां पे नए एसेट की वैल्यू लिखी हुई है 145 पूरी, और यहां पे क्या लिखी हुई है 65,000। यानी नया एसेट कितने का आया, जिसमें से हमने कैश कितना पे किया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, ये क्या है आपकी एक्सचेंज वैल्यू है, कि आपका 145 का जो न्यू एसेट है उसमें से 65,000 तो आपने पे किया है, तो बाकी 80,000 के बदले आपने क्या दिया है, पुराना एसेट। तो दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू। ये 85,000 क्या है, सॉरी 80,000 इज द एक्सचेंज वैल्यू। आपका एसेट 80,000 में एक्सचेंज हुआ है, तो आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन कितना आ रहा है 20,000 का। ये बात समझ आ गई? क्योंकि उस एसेट की नेट वर्थ कितनी थी 60,000, और वो कितने में एक्सचेंज हो रहा है, तो 20,000 का आपके पास यहां पे गेन आ गया। क्लियर? कोई क्वेश्चन है यहां तक, पूछो। ये था जी फर्स्ट सिनेरियो, कि व्हाट इफ हमारे पास व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर अवेलेबल, तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज मोर रिलायबल। जो हम एसेट लेकर आ रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है, तो अब क्या करोगे, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, हम कह रहे हैं कि आपके पास ये जो एक वैल्यू है 80,000 और एक फेयर वैल्यू कितनी है 1,50,000, तो इसमें से जो एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू है दैट इज मोर रिलायबल, ये वैल्यू रिलायबल नहीं है। तो जब ये वैल्यू रिलायबल नहीं है तो इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। अब हमारी सारी कैलकुलेशन
किस फेयर वैल्यू की बेस के ऊपर होगी? जो एसेट एक्वायर्ड है उसकी फेयर वैल्यू। हमने बेस करना है ना, वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यू करने के लिए मैं देख रहा हूं कि यार किस एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। जिस एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर लो। तो मैं कह रहा हूं कि अब एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू इज मोर रिलायबल, तो एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा। जो मेरा एसेट है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो। तो अब यहां पे क्या होगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड shall be cost of न्यू एसेट। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होगी? 1,50,000। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये फेयर वैल्यू ठीक है और यही एसेट की कॉस्ट है कि मुझे नया एसेट कितने में पड़ रहा है? 150 का, 150 का पड़ रहा है। लेकिन यहां पे ट्रिकी सिचुएशन कहां पे आएगी? यहां पे ट्रिकी सिचुएशन अराइज होगी जब आप बात करोगे किसकी? डिस्पोजल की। जब आप डिस्पोजल की बात करते हो तो यहां पे पुराने एसेट की कॉस्ट क्या थी? 1,00,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या थी? 40,000। अब मुझे बताओ कि 60,000 वर्थ वाला एसेट कितने में एक्सचेंज हो रहा है? इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है? यहां पे आप लिखोगे ना एसेट की एक्सचेंज वैल्यू कितनी है? कैश तो वही है। नहीं, 150 का तो नया एसेट है। अब देखो आप नया एसेट कितने में लेकर आ रहे हो? नए एसेट क्या कह रहे हो, कितने का नया एसेट? 150 का। तो इस 150 के एसेट को लेकर आने के लिए आपने क्या कुछ पे किया? एक तो आपने ओल्ड एसेट दिया, आपने ये एसेट एक्वायर करने के लिए एक तो पुराना एसेट दिया, और साथ आपने क्या पे किया? कैश भी तो पे किया है ना। कैश कितना पे किया है? 65,000। तो 150 का एसेट लेकर आने के लिए आपने 65,000 कैश पे किया है, तो बाकी के बदले पुराना एसेट दिया है। तो पुराना एसेट की कितने में एडजस्टमेंट हुई है? कितना आएगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 85,000 है। 150 माइनस 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 का जो एसेट एक्वायर किया था उसमें से 65,000 तो हमने कैश पे किया था और बाकी पैसों के बदले हमने अपना पुराना एसेट दिया। तो मेरा एसेट किस वैल्यू के ऊपर एडजस्ट हो रहा है? 85,000 में एडजस्टमेंट हो रही है उसकी। दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू, 85,000। और अब यहां पे मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जो गेन आ रहा है दैट इज 25,000। ये बात समझ आ रही है? ये क्लियर हो गया? कोई इशू है तो बताओ। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ neither asset is रिलायबल। किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। ना मैं एसेट की वैल्यू को बेस कर सकता हूं 80,000 के ऊपर, ना मैं एसेट की फेयर वैल्यू को बेस कर सकता हूं 1,50,000 के ऊपर। ये दोनों वैल्यूज मेरे लिए रिलायबल नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे लिए रिलायबल नहीं है तो अब पीछे क्या बचता है मेरे पास? एक, जितने पैसे पे किए, दूसरा मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू मेरी बुक्स में क्या लिखी आ रही है। सो इस सिचुएशन में क्या होगा? कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन
कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो जो हम एसेट दे रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू की बेस के ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे, तो यहां पे क्या होगा, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस consideration paid in cash. So 60,000 was the carrying value of asset given up. कैश कितना पे किया है, 65,000. तो मेरे पास यहां पे 1,25,000 shall be the cost of asset acquired. तो जो एसेट एक्वायर की उसकी कॉस्ट क्या है, 125. और इस सिचुएशन के अंदर जब आप डिस्पोजल बनाओगे तो यहां पे आपके पास एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 40,000. तो यहां पे एक्सचेंज वैल्यू कितनी आएगी, कैसे, आपका 125 का जो एसेट है इसमें से आपने कैश कितना पे किया, तो बाकी 60,000 के बदले क्या है, आपका पुराना एसेट एक्सचेंज हो रहा है. तो एसेट आपका कैरिंग वैल्यू पे ही एक्सचेंज हो रहा है, जो उसकी कैरिंग वैल्यू है उतने में ही एक्सचेंज कर रहा हूं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में ना तो कोई गेन है ना कोई लॉस है, एसेट को हमने उसकी कैरिंग वैल्यू के ऊपर ही एक्सचेंज कर दिया. तो ये 3 सिचुएशंस हैं. पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबली मेजरेबल. तो हम हमारा वाला जो एसेट है जिसको हम अभी देने जा रहे हैं, जो एसेट गिवन अप है, जो पुराना एसेट है, हम उसकी फेयर वैल्यू की बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन करेंगे. दूसरी सिचुएशन क्या थी, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो लेकर आ रहे हो, जो नया एसेट है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है, तो फिर हम उसकी बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन करेंगे. और फिर अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड प्लस अगर कोई कंसिडरेशन पे की जा रही है. ये समझ आ गया, क्लियर. तीसरा तरीका कौन सा था, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने आपको एक इंटेंजिबल एसेट ग्रांट किया है. अंडर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, यहां पे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको कोई भी लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, अब लाइसेंस कोई भी हो सकता है. सबसे रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने बेचे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू नहीं दिए, बट अभी पाकिस्तान में जो सबसे मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी हुई है वो 5G लाइसेंसेस परचेज किए हैं बाय द टेलीकॉम कंपनीज, बट वो परचेज्ड सेपरेटली वाले हैं. जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस परचेज किया है. तो इसका मतलब है जब परचेज किया है तो वो लाइसेंस की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने परचेज किया है. व्हाट इफ अगर गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया होता, तो फिर वो सिचुएशन आती कि अब परचेज नहीं है, अब तो ये गवर्नमेंट ने ग्रांट के तौर पे दे दिया है. गवर्नमेंट बहुत से लोगों को ग्रांट के तौर पे डिफरेंट लाइसेंसेस देती है, जैसे केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को माइनिंग राइट्स दिए हुए हैं कि जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर से इतने साल के लिए आप माइनिंग कर सकते हो और इसमें से मिनरल्स निकाल के बेच सकते हो. ये माइनिंग राइट्स दिए गए. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए. हुआ ये था कि केपीके का बहुत सा एरिया था जो पाकिस्तान बनने के साथ साथ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा था एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको आप लोग फाटा कहते हो.
इससे पहले बहुत से एरियाज हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट एजेंसीज हुआ करती थी जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हुआ करती थी। फिर पाटा भी हुआ करता था एक, उसको भी खत्म कर दिया था उसको, और फिर फाटा को कुछ साल पहले खत्म कर दिया गया और हमने कहा कि अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ऑपरेट नहीं होगा, ये विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएगा और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो ऑपरेट होगा। सो जब वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही थी, एज एक सेपरेट स्टेट ऑपरेट हो रही होती थी, तो वहां पे फिर सरदार होता था उनका, तो फैसला किसका चलेगा? सरदार का, कानून सरदार का। तो फिर वहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कब्जा भी किसका होगा? सरदार का। तो फिर अब जब वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो वहां पे अब पाकिस्तान का कानून लागू है, तो जो जमीन है वो किसकी है? सरकार की। अब सरकार उस सरदार को इंसेंटिव ये देती है कि यार तुम एक काम करो, तुम्हें हम ये अगले 10 साल के लिए मजीद लाइसेंस दे देते हैं कि जिस पहाड़ के ऊपर तुम ऑलरेडी माइनिंग करते आ रहे थे उसके ऊपर तुम 10 साल तक मजीद माइनिंग करो, ताकि इस ट्रांजिशन के अमल में वो कोई मसला ना करे। तो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको माइनिंग राइट्स दे दिए। केपीके में बहुत से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट माइनिंग राइट्स मिले हुए, वो स्टिल उसके ऊपर माइनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बनाने से पहले आपको लाइसेंस चाहिए। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनानी है, पहले आपको लाइसेंस चाहिए। कोई आपने एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान में स्टार्ट करनी है, आपको लाइसेंसेस चाहिए। आपने कोई सिक्योरिटी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च करनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। कोई आपको कोई भी फार्मास्यूटिकल है, इसके अलावा कोई भी केमिकल फैक्ट्री आपने अगर लगानी है, तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट जो है ना टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपको सरकार से पहले लाइसेंस चाहिए होता है। सो अगर आपको सरकार ने किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लाइसेंस दे दी है, तो उसको मैं बोलूंगा ये ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक लाइसेंस मिल गया है, तो उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको अक्सर गवर्नमेंट लाइसेंसेस दे रही होती है, जिसको आप अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर रहे होते हो। सो अब अगर मुझे गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, या कोई सॉफ्टवेयर मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो मैं कब उसको रिकॉर्ड करूंगा? तो यहां पे उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट है दैट विल बी एट फेयर वैल्यू। तो उसकी जो भी फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू से आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे। तो द डबल एंट्री वुड बी, लेट से आपके पास लाइसेंस का अकाउंट डेबिट करोगे 1 लाख रुपए से, और ये 1 लाख रुपए क्या है? द फेयर वैल्यू। आपने तो कोई पैसे नहीं दिए, आपको तो वो उसमें मिला है, तो आप उसकी फेयर वैल्यू पे लाइसेंस को रिकॉर्ड कर लोगे। क्रेडिट क्या करोगे? गवर्नमेंट ग्रांट। अगर तो अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर ये इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर ये कंडीशनल है तो इसके साथ आप क्या कर दोगे? डेफर्ड ग्रांट या लायबिलिटी बना दोगे। लेकिन आप एसेट को किस वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे? द फेयर वैल्यू। ये समझ आ गया? तो मुश्किल। बट अगर आपके पास कोई भी एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, नॉट रिलायबली मेजरेबल, तो फिर हम इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? फिर जो भी हमारे पास उसकी नॉमिनल कॉस्ट इनकर्ड है, कोई भी नॉमिनल अमाउंट हमने पे किया उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अगर आपने कोई भी नॉमिनल अमाउंट पे किया है या कोई और एक्सपेंडिचर इनकर किया है उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे अपने पास नॉमिनल वैल्यू पे। अगर आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, फिर उसके हिसाब से इसकी मोटाइजेशन होगी। ये बात समझ आ गई? सो अब दो बातें रह गई हैं, एक है बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है और एक है हमारे पास इंटरनली जनरेटेड। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वो अगर कंप्लीट हो जाता है, टाइम बचता है, तो इंटरनली जनरेटेड कल ही स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज परसों हम इंटरनली जनरेटेड स्टार्ट करेंगे।
उसके 2 दिन बाद होपफुली हम लोग पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 2 दिनों के अंदर मैं आपको उसके मोटाइजेशन के रूल्स, रिवोल्यूशन का थोड़ा बहुत इंपैक्ट दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। इन केस अगर आपको कोई इशू आता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उसको हम दोबारा से कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रिवोल्यूशन का इशू आना नहीं चाहिए आपको। आई16 में बहुत डिटेल में आपने रिवोल्यूशन पढ़ी होती है, अपवर्ड रिवोल्यूशन, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, फिर दोबारा से अगर अपवर्ड रिवोल्यूशन हो जाए, रिवोल्यूशन सरप्लस की एडजस्टमेंट, कितना आपका अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होगा, तो जरूरत पड़ेगी तो उसको हम क्वेश्चन के यहाँ तक मजीद जाकर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में रिवोल्यूशन के अंदर बहुत डिटेल में वो नहीं जाता, उसका मकसद नहीं है, क्योंकि वो एफएआर के अंदर आपको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका होता है, बट स्टिल जितनी जरूरत है उतना हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई इशू? चले, कल इंशाल्लाह इसको हम फिर आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।